ओम। क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज हम यूनिट 6 का जो आपका लास्ट पार्ट बचा है, डाइट एंड न्यूट्रिशन, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक्स के बारे में इस क्लास में चर्चा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले, खाने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, डाइट एंड न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, तो उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। और जो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो एवरीडे, सेवरल टाइम्स ए डे, हम कई बार फूड की चॉइसेस बनाते हैं कि हमें सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाते हैं, शाम को क्या खाना है, जो हमारी शरीर के स्वास्थ्य की क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। दीज चॉइसेस में बेनिफिट और हार्म आवर हेल्थ। अब जो भी चॉइस आप बनाते हो, अगर हेल्दी चॉइस है आपकी, तो शरीर को वो हेल्दी बनाएगी, फायदा पहुंचाएगी। और अगर आपकी जो आहार की चॉइस है, खाने की जो पसंद है, वो फास्ट फूड है और जो चीजें हैं जो शरीर को नुकसान करने वाली हैं, तो उससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड द रिजल्ट्स बिकम इम्पोर्टेंट। और एक लंबे समय तक जब हम हमारी डाइट की जो हैबिट है वो ठीक रहती है, तो उसके भी लंबे समय तक परिणाम देखने को मिलते हैं। और अगर जो हमारी खाने की चॉइसेस हैं वो अनहेल्दी रहती हैं, उसमें भी आपका लंबे समय के बाद जो उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी चीज आप खाते हो तो उसका एक असर एकदम से शरीर में नहीं दिखता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और लगातार वो चीजें करते रहोगे, जैसा कि मान लिया अभी आप महीना 2 महीना जंक फूड खा लो लगातार, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से थोड़ा बहुत प्रभावित करेगी शरीर के स्वास्थ्य को वो। लेकिन लॉन्ग रन में हो सकता है 5-6 साल के बाद आपके जो स्टमक है उसमें छाले हो जाए, या फिर लीवर पे सूजन आ जाए। तो इस तरह के रिजल्ट जो है लॉन्ग रन में देखने को मिलते हैं। फिर कुछ बेसिक टर्म्स हैं इसकी, कि फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में और चर्चा करेंगे इसमें। तो पहला तो है हेल्थ। जब थेरेपेटिक योगा हमने किया था, तब इसकी डेफिनेशन हम देख के आए हैं। WHO ने इसकी डेफिनेशन दी थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग, एंड नॉट मियरली द absence ऑफ एनी डिजीज एंड इन्फर्मिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से वो स्वस्थ है तो वो स्वस्थ है। ठीक है। तो इसमें दो कंपोनेंट इसमें और डाल दिए थे इसने, स्पिरिचुअल और डाल दिया था इसमें, कि स्पिरिचुअली भी वो इंसान हेल्दी होना चाहिए, तब उसकी कंप्लीट हेल्थ डिसाइड होती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस उसको कोई बीमारी नहीं है तो स्वस्थ है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सब तरीके से वो स्वस्थ होना चाहिए, ये WHO ने बोला। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स दी फॉलोइंग। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ऑप्टिमल ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि शरीर की जो वृद्धि है वो ऑप्टिमल होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, विकास उसका पर्याप्त होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, कि जो आपके शरीर की जो ढांचा है, जो बाहर से स्केलेटन आपको दिखता है, तो ये मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हाथ की उंगली काम नहीं कर रही है या फिर पूरा हाथ काम नहीं कर रहा है। ठीक है। जो फंक्शनल कैपेसिटी है आपकी बॉडी की, यानी कि जो कार्यात्मक क्षमता है, वो भी मेंटेन रहनी चाहिए। एबिलिटी टू विदस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एजिंग विद मिनिमल लॉस ऑफ एबिलिटी, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो जो आपकी क्षमताएं हैं वो मिनिमम लॉस होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप 20-25 साल के थे तो बहुत अच्छा आपका आउटपुट था, कार्य क्षमता आपकी बहुत बेहतर थी, लेकिन अभी बस 40-45 या 50 साल की उम्र में पहुंचे हैं और आपकी कार्य क्षमता आधी भी नहीं रही है 20-25 साल की उम्र में जो थी। ठीक है। तो यानी कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एबिलिटी टू फाइट डिजीजेज, कि जो भी रोगाणु आते हैं, जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, तो उनसे लड़ने की क्षमता भी शरीर में होनी चाहिए। प्रिवेंटिंग द ऑनसेट ऑफ डिजनरेटिव डिजीजेज। डिजनरेटिव डिजीज कौन सी होती है?
एज रिलेटेड होती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, मांसपेशियां शिथिल होने लग जाती हैं। तो उनको भी प्रिवेंट करना कि उनका भी असर ज्यादा ना आए। रेसिस्टिंग द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन्स, कि एनवायरमेंट में सब कुछ ही मौजूद है, सब तरह के बैक्टीरिया मौजूद हैं, सब तरह के वायरस मौजूद हैं, लेकिन उनका इफेक्ट शरीर के ऊपर ना आए उसको रोक के रखना। तो ये था आपका हेल्थ। अब फूड क्या है? आहार इस हम किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, कि जो हम पौधों से और एनिमल्स से जो प्रोडक्ट्स डेराइव करते हैं, प्राप्त करते हैं, दैट कैन बी टेकन इनटू द बॉडी, जो शरीर के अंदर लिए जा सकते हैं, कंज्यूम किए जा सकते हैं, टू यील्ड एनर्जी, जिससे एनर्जी बनती है और पोषक तत्व हमें मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, कि लाइफ तो मेंटेन होती ही होती है आपकी, और जो जो सेल्स या फिर टिश्यूज टूटते फूटते रहते हैं उनकी रिपेयर भी शरीर में चलती रहती है। और बहुत सारी इसकी डेफिनेशन दी है फूड की, कि जिसको हम खाते हैं, वट वन फीड्स ऑन, तो ये भी खाना है। ठीक है, अगर किसी को वो डेफिनेशन भी चाहिए है, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, वट वन फीड्स ऑन। एक तो ये हो गई कि जो हम खाते हैं, जो व्यक्ति खाता है वो खाना है। ठीक है, विच इज बीइंग डाइजेस्टेड, जिसको पचाया जा सकता है वो खाना है, विच इज बीइंग डाइजेस्टेड। और जो हमारी जो शरीर की ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है वो खाना है। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल डेफिनेशन है, ये सब कुछ ही एक डेफिनेशन में ऊपर आ गया है। तो ये होगा आपका फूड, ये हिंदी में है, तो जिसको हिंदी में देखना है वो वीडियो को पॉज करके देख सकता है। आगे आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? पोषण क्या है? तो न्यूट्रिशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्रायर, मीनिंग मीनिंग फीड या फिर न्यूरिश, एंड इज ए साइंस ऑफ फूड। ये इसमें मेन आहार का विज्ञान है, कि जिससे आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और अदर सब्सटेंसेस मिलते हैं जो शरीर के लिए बेनिफिशियल हैं या शरीर के लिए जरूरी हैं। ठीक है, they contain and their actions within the body as well as social, economic, cultural and psychological association of food and eating। तो न्यूट्रिशन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं कि फूड के जो भी सोशल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, कल्चरल है, साइकोलॉजिकल है, और आपका वो खाने से संबंधित कैसे है, तो ये सारी की सारी साइंस जो है खाने की, वो न्यूट्रिशन के अंदर आती है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या है न्यूट्रिशन? प्रोसेस ऑफ न्यूरिशिंग, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। मतलब क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं भोजन चूसक प्रक्रिया। मतलब क्या है इसका, कि मतलब जो भी एसेंशियल इसमें कंपाउंड्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट है खाने में, उन सबको खाने से लेके और शरीर का निर्माण करना, ये इसका मतलब होता है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं फूड में। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स होंगे, पोषक तत्व हो जाएंगे। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या चीज है? ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अभी हम इसकी। डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, कि जो एक कम से कम मात्रा शरीर को चाहिए होती है, या फिर उस न्यूट्रिएंट की, उस पोषक तत्व की एब्जॉर्ब होगी शरीर में, नेसेसरी फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, कि जिससे आपका शरीर जो है वो नॉर्मल एक सम्यक रूप से काम करता रहे। तो ये थे आपके न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स और
न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। फिर इसके बाद आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस, कि जो पोषण है उसकी क्या क्या स्थितियां हैं, क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या स्तर है उसके। द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एज अफेक्टेड बाय द इंटेक एंड लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द एबिलिटी ऑफ these levels to maintain normal metabolism। जो हेल्थ स्टेटस है, जो स्वास्थ्य का स्तर है किसी भी इंसान का, वो किस चीज से प्रभावित होता है, कि कितना आपने इंटेक किया है न्यूट्रिएंट्स का, किस लेवल में किया है, और बॉडी की वो एबिलिटी को इनको ग्राइंड कर सके, एब्जॉर्ब कर सके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए। तो क्या क्या चीजें आती हैं इसमें। पहला है गुड न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन यानी कि इसको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर अलग से भी बोल सकते हैं उसको बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो दोनों सेम चीजें हैं, गुड न्यूट्रिशन या फिर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। क्या होगा इसमें, कि जो फिजिकली और मेंटली क्या रहे, वो बैलेंस रहे इंसान। इस न्यूट्रिशन के बाद जितना न्यूट्रिशन ये ले रहा है, उससे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ उसकी बनी रही, ओवरऑल हेल्थ ही बनी रहे, तो गुड न्यूट्रिशन है। फिर दूसरा आता है इसमें माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होगा, कुपोषण। मीन्स एन अनडिजायरेबल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन लीडिंग टू इल हेल्थ, जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है, तो वो माल न्यूट्रिशन है। कब होता है ये, इट रिजल्ट फ्रॉम ए लैक या फिर एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। सारी चीजें इसमें आ जाएंगी माल न्यूट्रिशन। या तो आप पोषक तत्व जो हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कम मात्रा में ले, या ज्यादा मात्रा में ले, या कभी कम कभी ज्यादा, इम्बैलेंस उनका रहे, तो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। यानी कि इसमें अंडर न्यूट्रिशन भी आएगा और ओवर न्यूट्रिशन भी इसी के अंदर आता है। क्या है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन इज ए स्टेट ऑफ इनसफिशियंट, यानी कि अपर्याप्त सप्लाई होगी इसमें शरीर के अंदर, सप्लाई ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, की जो शरीर के लिए जरूरी है, उनकी मात्रा जितनी आवश्यकता है उससे कम ली जा रही है, तो अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन क्या होगा, एक्सेसिव इंटेक, कि जितनी जरूरत है उससे एक्स्ट्रा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स शरीर के अंदर जा रहे हैं, वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। तो ये था आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये अलग टॉपिक है इससे, फाइटोकेमिकल्स, कि नॉन न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड्स। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस आपका यहीं तक कंप्लीट होता है। अब आता है फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, ये तो आपके न्यूट्रिएंट्स आ गए जो खाने से आपको मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो नॉन न्यूट्रिएंट्स कंपाउंड खाने में मिलते हैं, वो सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं। यानी कि नॉन न्यूट्रिएंट कंपाउंड्स फाउंड इन प्लांट डेराइव्ड फूड। ठीक है, एनिमल ओरिजिन के फूड में ये नहीं मिलते हैं, यानी कि जो आप जानवरों से जो आपको आहार मिलता है, खाना मिलता है, उसमें ये नहीं मिलेंगे। ये केवल प्लांट्स से जो आप खाना मिलता है, फल हो गया, सब्जियां हो गई, उनसे ये मिलता है। दैट हैव बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन दी बॉडी। तो शरीर के ऊपर ये भी प्रभाव डालते हैं। फूड्स विद सच फाइटोकेमिकल्स प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू हेल्थ आर कॉल्ड फंक्शनल फूड्स। तो जो फूड, जो आहार जिनमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, और वो फाइटोकेमिकल आपके शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, आपके स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाते हैं, तो उनको हम फंक्शनल फूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाइटोकेमिकल्स है। तो ये हिंदी में है, हिंदी में भी देख सकते हैं आप। ठीक है, वही है, वहाँ हमने हिंदी में पढ़, इंग्लिश में पढ़ लिया था, यहाँ दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ सेम ही चीज। तो इसको भी देख लेंगे। फिर इसके बाद अगला कंसेप्ट इसमें आता है बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। बैलेंस डाइट क्या होगी, कि सारी चीजें जो हैं, जितनी भी आप खाते हो दिन भर में, उसमें थोड़ी थोड़ी सारी चीजें आ गई, जिससे कि आपका शरीर जो है वो मेंटेन रहता है। कि जो भी आप अलग अलग तरीके के भोजन पूरे दिन भर में ग्राइंड करते हैं,
तो उनका एक मिक्सचर प्रॉपर अमाउंट में, ए डाइट विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन क्वांटिटीज, कितनी मात्रा में, इनफ टू मीट द नीड्स फॉर न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ए स्मॉल प्रोविजन टू मीट न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टारवेशन। मतलब क्या है इसका, कि मान लिया डेली आपको 100 ग्राम न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो 100 ग्राम तो आप ले ही ले, जितने भी टाइप के खाने से आपको मिलता है वो, तो 100 ग्राम तो आपको लेना ही लेना है। थोड़ा सा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इतना एक्सेस भी नहीं करना कि ओवर न्यूट्रिशन हो जाए, लेकिन थोड़ा सा, मान लिया 110 ग्राम आपने ले लिया, वो एक्स्ट्रा क्यों चाहिए, क्योंकि किसी दिन मान लिया आपको एक टाइम खाना नहीं मिला, या फिर पूरे दिन खाना नहीं मिला, या फिर आपने अपनी मर्जी से उपवास रख लिया, तो उस दिन की भी जो रिक्वायरमेंट है शरीर की, पूरी हो जाए बॉडी से ही, तो वो बैलेंस डाइट होती है। ठीक है, कि डेली की रिक्वायरमेंट भी पूरी करे अपनी, और कभी कभी अगर मान लिया खाना नहीं मिले, स्टारवेशन की कंडीशन आ जाए, तो उस टाइम भी आपकी न्यूट्रिएंट्स डिमांड जो कम पूरी होती रहे, तो ये बैलेंस डाइट होती है। द डेली डाइट मस्ट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। जो डेली डाइट होती है, उसमें सारे के सारे जरूरी जो पोषक तत्व होने चाहिए, जितनी मात्रा में रिक्वायर्ड है, जितनी मात्रा में जरूरत है, उतनी मात्रा में। लेकिन ये वेरी करते हैं एज के साथ, कि किस एज का वो इंसान है, किस जेंडर का है, मेल है कि फीमेल है, फिजियोलॉजिकल स्टेटस क्या है उसका, स्ट्रॉन्ग बिल्ड है या फिर लीन थिन है, और फिजिकल एक्टिविटी उसकी कैसी है। अब कुछ होते हैं जो दिन भर जिनका शारीरिक जो कार्य है वो ज्यादा रहता है, कुछ हैं कि खाना खाया और बस एक टेबल और चेयर पे रहते हैं पूरा दिन, तो उसके हिसाब से जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है वो डिसाइड होती है। ए टिपिकल इंडियन बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड 60 to 70% एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो मैक्सिमम सोर्स है हमारा एनर्जी का, इंडियन डाइट की बात कर रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है। तो 10 से 12% हमें एनर्जी मिलती है प्रोटीन से, और 20 से 25% एनर्जी मिलती है हमें फैट से। तो एक टिपिकल है, एवरेज है, किसी किसी का थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, किसी किसी का कोई पोर्शन थोड़ा सा कम हो सकता है। फीचर्स क्या है बैलेंस डाइट की, क्या क्या विशेषताएं हैं। मीट्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये हम डेफिनेशन में ही पढ़ के आए हैं, कि जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, पोषक तत्व है, वो पर्याप्त मात्रा में शरीर में जाने चाहिए। डेवलप्स मैक्सिमम कॉग्निटिव एबिलिटीज, जो भी आपकी संज्ञा है, संज्ञानात्मक जो शैली है या फिर क्षमता है, वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाए। जो डिजनरेटिव डिजीज है वो प्रिवेंट रहे। लॉन्गेविटी, यानी कि जो आपका कार्य क्षमता है, या फिर जो सेल्स की जो लाइफ लाइफ स्पैन है वो इम्प्रूव हो, इम्यूनिटी इम्प्रूव हो, और स्ट्रेस ना हो। अगर हो तो ये डाइट उसको बैलेंस कर दे, मेंटेन कर ले। तो यही होती है बैलेंस डाइट। ये हिंदी में है, तो इसको भी देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है न्यूट्रिशन। पढ़ के आ चुके हैं हम पहले, बस इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या इसके टाइप्स हैं, क्या क्या इसकी मात्राएं रिक्वायर्ड हैं। तो न्यूट्रिशन इज अबाउट ईटिंग ए रेगुलर या फिर बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट को लेना ये न्यूट्रिशन है। गुड न्यूट्रिशन हेल्प्स फ्यूल योर बॉडी, कि जैसे आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए, आप उसमें फ्यूल डलवाते हैं, तो दोबारा से वो काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही आपका शरीर का है, कि दिन भर आप कार्य करते हैं, आपकी एनर्जी लॉस होती है उसमें, वैसे ही आप एक अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण शरीर के लिए ले लेते हैं, अच्छी डाइट ले लेते हैं बैलेंस्ड, तो शरीर आपका रिचार्ज हो जाता है, वो एनर्जी आपको वापस से मिल जाती है आगे काम करने के लिए। द फूड्स यू ईट, जो भी आप खाना खाते हैं, सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी नीड्स टू मेंटेन योर ब्रेन, मसल्स, मतलब सारे ही पार्ट हैं बॉडी के, कि मतलब जो भी आप खाना खाते हैं उससे जो पोषक तत्व आपको मिलते हैं, वो क्या क्या मेंटेन करते हैं, ब्रेन को मेंटेन करते हैं, मांसपेशियों को, हड्डियों को, बोन्स को, नर्व्स को, स्किन को, ब्लड सर्कुलेशन को, एंड इम्यून सिस्टम।
बाकी भी सब सारा चीज मेंटेन करते ही यही है। ठीक है, मेन मेन चीजें यहाँ लिख दी गई। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ही बचाता है हमें, डिजीज से, सच एज हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब इसमें हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो ये था आपका न्यूट्रिशन। अब इसके बाद आता है न्यूट्रिशन के प्रकार। तो क्या क्या टाइप्स हैं इसके। अब कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जो आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए, और कुछ न्यूट्रिशन होंगे कि आप थोड़ी सी मात्रा में लें और उतना ही आपके लिए सफिशिएंट हो। न्यूट्रिएंट्स, पहले आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो रिक्वायर्ड होते हैं लार्ज अमाउंट, इसलिए इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। अब क्या क्या है वो, अब लार्ज अमाउंट में तो मिल गया आपको, लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी आ जाती हैं। एक होगी जिससे आपको एनर्जी मिलती है शरीर को, एक होंगे जिससे एनर्जी नहीं मिलती है लेकिन फिर भी लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो पहला है प्रोवाइड एनर्जी एंड सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं ये, और एनर्जी भी आपके शरीर को देते हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें आपके आ जाएंगी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये तीन चीजें आपकी आएंगी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी शरीर का। फिर दूसरा होगा इसमें कि जो एनर्जी नहीं देते हैं हमें, लेकिन लार्ज अमाउंट में फिर भी चाहिए, तो भी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा वाटर और फाइबर्स। तो ये हो गए आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ये हम बेसिक टर्मिनोलॉजी में पढ़ के आए हैं एनाटॉमी में। ठीक है, तो यानी कि रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। तो इसमें आ जाएंगे विटामिन्स। विटामिन्स भी दो टाइप के होंगे, एक जो पानी में घुल जाएंगे और एक जो पानी में नहीं घुलेंगे। किस में घुलेंगे फिर वो, फैट में घुलते हैं वो, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ऐसे ही मिनरल्स में है, मिनरल्स में भी दो टाइप के आपके आएंगे, माइक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। अब कौन से ऐसे विटामिन हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो इसमें आपके आ जाएंगे विटामिन बी और विटामिन सी। बी का तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है वो, तो बी वाले सारे इसमें आ जाएंगे, और विटामिन सी। फैट सोल्यूबल में आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ए डी टी के, एडेक, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपके फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, इस स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं, तो ये आपके लिए मस्ट है, अच्छी तरह से इसको समझ के और याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे इसमें से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन से इसमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आपको ऑप्शन में दे रखा होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। तो इसमें पूछेगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएंगे और फैट हो जाएंगे। अगर इसी में पूछ ले आपसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, तो विटामिन और मिनरल्स हो जाएंगे। फिर आपसे पूछेगा इसमें कि निम्न में से कौन से वाटर सोल्युबल विटामिन, तो जहां पे बी और सी लिखा होगा वो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन से फैट सोल्युबल विटामिन हैं, तो इसमें आपके ए, डी, ई और के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और वाटर और फाइबर्स, और इनकी डेली कंजप्शन, यानी कि शरीर में प्रतिदिन कितनी ये चीजें कंज्यूम हो जाती हैं। तो यहाँ एक टेबल बना लेते हैं इसकी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और यहाँ इनका डेली कंजप्शन। जो हिंदी मीडियम के हैं तो इसको लिख सकते हैं हम
प्रतिदिन की खपत। तो इसमें पहला आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, डेली खपत होती है, वो लगभग 300 ग्राम होती है। फिर दूसरा आता है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन की जो डेली कंजप्शन है वो लगभग अलग अलग है, ये बच्चों में थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि शरीर के निर्माण में ये सहायक, तो अलग अलग इसमें लिख लेते हैं। चाइल्डहुड की अवस्था में तो जो डेली रिक्वायरमेंट होती है इसकी 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। कि मान लिया किसी का अगर बॉडी वेट 10 केजी है, 10 किलो है किसी बच्चे का वजन, तो उसमें जो प्रोटीन की डेली की खपत होगी वो 20 ग्राम होगी। ठीक है, ऐसे इसको डिसाइड करते हैं। फिर थोड़ा सा टीन एज में पहुंच गए, यानी कि 13-14 साल की उम्र में पहुंच गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी कम हो जाएगी, 0.95 ग्राम पर केजी। और अडल्ट में फिर और कम हो जाएगी, 0.8 ग्राम पर केजी। अब एक सिचुएशन और आती है इसमें कि अडल्ट में तो मेल फीमेल दोनों का कॉमन चलता है ये, लेकिन फीमेल्स में एक कंडीशन होती है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, गर्भावस्था की सिचुएशन में, तो जो डेली की कंजप्शन होती है, क्योंकि एक फीटस का निर्माण उसको करना है, तो 55 to 70 ग्राम पर डे उसको चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोटीन। अब तीसरे नंबर पे आता है फैट। फैट की कितनी कंज्यूम हो जाती है डेली, तो 80 ग्राम्स पर डे। ठीक है, फाइबर्स तो कोई मात्रा डिसाइड है नहीं उनकी। पानी आपको ये सबको पता भी होगा कि लगभग 5 से 6 लीटर पर डे, इतनी डेली खपत हो जाती है। तो ये थे आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और डेली कंजप्शन। इसके बाद इससे एक क्वेश्चन अभी तक बन चुका है, तो इंपॉर्टेंट है ये। अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट। आहार के चार घटक कौन से तीन होते हैं ये। तो थ्री अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट। तो पहला आता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आता है प्रोटीन, और तीसरा आता है फैट। इसीलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है, सर्व एज दी बिल्डिंग ब्लॉक्स। पीवाईक्यू भी है आपका ये, तो इसमें भी देख लेंगे। ठीक है? तो ये तो थे इसके मात्रा के आधार पर कि कितना चाहिए है, उसमें आपने टाइप्स देख लिए। अब है कार्य क्षमता के आधार पर, तो कैसे कैसे डिसाइड होगा। पहला है इसमें एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी प्रोडक्शन में आप कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन भी देख के आए, तो ये भी इसमें मेंशन कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से ही हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन जो मेनली मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से और फैट से मिलती है। ये हम न्यूट्रिशन वाली स्लाइड में भी देख के आए हैं कि जो 50 to 60% है, 60 to 70% है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और 20 to 25 30% है वो फैट से मिलती है। प्रोटीन से केवल 10 या 12% ही मिलती है एनर्जी। फिर इसके बाद आता है बिल्डिंग सब्सटेंस, कि शरीर के निर्माणात्मक जो सब्सटेंस है वो कौन से हैं। तो इसमें आते हैं आपके प्रोटीन्स और मिनरल्स।
मिनरल्स में आपके आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। फिर इसके बाद है मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर, कि जो आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को, जो शरीर में टूट फूट चलती है, नई चीजों का निर्माण चलता है, पुरानी टूटती है, तो वो कौन करता है? विटामिन, मिनरल्स और वाटर। तो फोर्थ आता है इसमें जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें आपके आ जाते हैं डीएनए और आरएनए। फिर लास्ट आता है इसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। तो इसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं, रोल सबका थोड़ा बहुत हर एक चीज में रहता है, लेकिन जो मेन है वो यहाँ पर लिखे। तो डिजीज से प्रोटेक्शन में आपके विटामिन और फाइबर्स जो हैं अहम रोल अदा करते हैं। तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन। डेली हम इसके बाद वाला जो लेक्चर है, अगली कक्षा में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे तो पहले इसका डाउट सोल्व करके आपको आगे पढ़ाएंगे। सभी को ओम।